एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग, और अमन गुप्ता जी ने उसको क्रैक कर लिया है। शार्क टैंक में पॉपुलर होने के बाद में बहुत सारे लोगों को समझ में आया बोट की सक्सेस स्टोरी क्या है। एक इंडियन यूथ सेंट्रिक ब्रांड बनाया गया जो कि आज के टाइम पे अपनी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करता है, जिन्होंने यूथ के लिए ट्रेंडी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाए। आज उसी बोट का आईपीओ हो रहा है। अगर इनके डीआरएचपी के अंदर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 साल से फ्लैट है, इनफैक्ट कम होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का जो वेरिएबल सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट क्रैश हो गया है। कंपनी ने पिछले कुछ टाइम से प्रॉफिट नहीं रिपोर्ट किया था, पर अभी अचानक उन्होंने 2% का पैट रिपोर्ट किया है। ऑडिटर्स ने भी कंपनी के अंदर कंसर्न दिखाया है। शार्क टैंक के अंदर अमन गुप्ता हमेशा पूछते हैं कि भाई आपका रेवेन्यू कितना है, कैसे आप ग्रो कर रहे हो, आपकी कंपनी का मोट क्या है, प्रॉफिटेबल हो या फिर नहीं हो। और अगर कंपनी नहीं समझ में आती तो कहते भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई एम आउट। आज वो अपनी कंपनी से खुद आउट हो रहे हैं। अगर कंपनी के फाउंडर्स की बात करके चले तो आईपीओ से 1 महीना पहले कंपनी के सीईओ सीएमओ दोनों छोड़ के जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बोर्ड के रेड फ्लैग्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। डीआरएचपी ने कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें एक्सपोज करी है। सबसे पहले तो ये जान लो कि बोर्ड पहली बार अपने आईपीओ निकालने का प्लान नहीं कर रहा है। 2022 के अंदर भी इन्होंने आईपीओ निकालने का प्लान किया था और उसके बाद में उसको स्टेप बैक कर लिया था। ये वही टाइम है जिस टाइम पे जोमैटो के शेयर क्रैश हो रहे थे, पेटीएम का बबल बस्ट होता हुआ दिखाई दिया था, नाइका के शेयर्स नीचे जाते हुए दिखाई दिए थे। सबको लगा था जितनी भी न्यू एज कंपनी है, स्टार्टअप्स है, ये सारी के सारे फ्रॉड है, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम पे कंपनी 2000 करोड़ रुपए रेस कर रही थी, जहां पर 900 करोड़ रुपए वो अपने ऑपरेशंस के लिए ले रहे थे और 1100 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर्स थे उनको एग्जिट देने के लिए यूज किए जा रहे थे। आज वो फिर से आईपीओ निकाल रहे हैं, बट नंबर थोड़े से बदल गए हैं। कंपनी का आईपीओ 1500 करोड़ का है, जहां पर 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब इस आईपीओ से जो पैसा रेज होने वाला है उसका 33% के आसपास कंपनी के पास जाएगा और बाकी लिक्विडेशन के अंदर जाएगा, जहां पर कंपनी के इन्वेस्टर्स फाउंडर्स अमीर होते हुए दिखाई देंगे। अब वो जो 500 करोड़ रुपए आ रहा है ना, उसमें से 225 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज होने वाला है। बाकी 150 करोड़ रुपया ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर खर्च होगा। अब जिनको नहीं पता उनको बोर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। पेरेंट कंपनी का नाम है इमेजिन मार्केटिंग और ये क्लियर मार्केटिंग कंपनी है। 2013 के अंदर सिंपल सा बिजनेस मॉडल था कि भाई चाइना में अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इंडिया के अंदर उसको बेचेंगे। ये जो मॉडल है माइक्रोमैक्स ने सक्सेसफुल करके दिखाया था, तो बोर्ड वालों को भी लगा कि हम भी यही करेंगे। बट उस टाइम की और आज की दुनिया में बहुत फर्क आ गया है। आज आपको इनोवेशन चाहिए स्टैंड आउट होने के लिए। आज जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जो ये काम करते हैं वही सेम काम वो भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हम देखते हैं ना, उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे कोई और बनाता है। बैटरी कोई और बना रहा है, स्पीकर कोई और बना रहा है, चिपसेट कोई और बना रहा है, इनफैक्ट सेंसर कोई और बना रहा है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अपनी पीसीबी बना रही है, जो आउटर कवरिंग होती है, जो डब्बे होते हैं उसको बनाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के ऊपर काम किया जा रहा है और अपनी पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो प्योर अगर समझोगे तो कंपनी आज भी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रही है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कैटेगरीज में बांटते हैं तो कंपनी का 84% जो रेवेन्यू है 2586 करोड़ वो ऑडियो सेगमेंट से ही आ रहा है। और इस टाइम पे अगर ऑडियो सेगमेंट की बात करके चले तो पहले कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है और एक लेवल तक पहुंच चुका है। हाँ, कह सकते हो साउंड बार वाली कैटेगरी थोड़ी अच्छे तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बट जो पर्सनल ऑडियो है, ईयरबड्स है वगैरह, ये इस टाइम पे उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे जो आज से 3-4 साल पहले किया करते थे। मतलब बोट इस टाइम पे लीडर तो है बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इनके पास में कोई मोट नहीं है जो कि इनको कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, कंपनी जो पैसा रेस कर रही है आईपीओ के अंदर, उसमें कोई भी पोर्शन उन्होंने आर&डी के अंदर क्यों नहीं रखा है? कंपनी अपना इनोवेशन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? अगर इनके बिजनेस का सबसे बड़ा सेगमेंट ऑडियो है और वो ऑडियो कॉमन है, सबके सब वही काम कर सकते हैं। अगर आज मुझे बोट जैसा स्पीकर चाहिए या ईयर प्लग चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं चाइना जाके एज इट इज कॉपी बनवा सकता हूं। तो आपकी मोट तो है नहीं, ये सेगमेंट उस लेवल पे ग्रो भी नहीं हो रहा है, कंपटीशन बढ़े जा रहा है। कल को कोई बड़ी कंपनी ज्यादा पैसा डाल के आपको रिप्लेस भी कर सकती है। तो क्या कंपनी का पैसा आर&डी में नहीं जाना चाहिए था? चलो, हो सकता है कंपनी ने अपनी पुरानी गलतियों सीखा हो,
आज से कुछ टाइम पहले कंपनी ने सोचा था कि हम वेरिएबल कैटेगरी के अंदर लीडर बनेंगे, जहां पर इन्होंने अपनी स्मार्ट वॉचेस बनाई थी, बहुत ज्यादा पैसा उसके अंदर डाला गया था, जिस चक्कर में कंपनी ने बहुत ज्यादा बर्न भी किया। पिछले 2 साल के अंदर इनकी वेरिएबल सेगमेंट 63% नीचे जाती हुई दिखाई दी है। तो क्लियर इंडिकेशन है इस टाइम पे जो कंपनी का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो वेरिएबल से लॉसेस आ रहे थे वो रुक गए। बट सवाल फिर वही निकल के आता है ना, वेरिएबल कैटेगरी इंट्रोड्यूस तो करी गई बट उसके अंदर कुछ इनोवेशन नहीं किया गया, डिजाइन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के ऊपर ही काम किया गया। आज के टाइम पे जो लोग वेरिएबल पहन रहे हैं ना, वो टचन के लिए नहीं पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, अपने आप के मैट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए। तो वो लोग इस टाइम पे सस्ते ब्रांड्स को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है चाइना से उठा के माल हमको चेपा जा रहा है। मार्केटिंग की एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट एनालाइज करना। तो कंपनी ने ये मार्केट एनालाइज क्यों नहीं करी कि इस टाइम पे कस्टमर का स्विच आ रहा है हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ। अभी रिसेंटली मैंने एक फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया जहां पर समझाइए जो हेल्थ डिवाइसेस होती है कैसे काम करती है। एक सेंसर होता है जिसको हम कहते हैं पीपीजी सेंसर, जो कि हमारे खून से डेटा लाके देता है और बेस्ड ऑन दैट हम बहुत सारे मैटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। और वो जो सेंसर है वो बहुत महंगा नहीं आता है। जितने रुपए में बोट अपनी डिवाइसेस बेच रहा था उतने के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का पीपीजी सेंसर डाला जा सकता है। बट सवाल ये है, बोट ने जो उनके पास सेंसर डेटा था उसका यूटिलाइजेशन किया? क्या उसके ऊपर R&D करी गई कि पीपीजी डेटा से क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स निकाले जा सकते हैं, कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है? आज चाइना से आप भी पीपीजी सेंसर ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूं। अगर मेरे पास में डेटा ज्यादा है ना और मैं अपना एल्गोरिदम बेटर बना पाता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये मोट बन जाएगी। बट बोट ने मेरे हिसाब से पूरी पूरी रेस मिस कर दी। आज कंपनी 75% मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इंडिया के अंदर, बट एक्चुअली वो 75% मैन्युफैक्चरिंग असेंबली ही है। चिप, सेंसर सब कुछ बाहर से आ रहा है, उसको बस जोड़ के हमको ऊपर की चेसी डब्बा वब्बा दिखा के दिखाया जा रहा है, देखो मेक इन इंडिया। और रिसर्च के टाइम पे मुझे पता लगा है इनका सप्लायर कंसंट्रेशन भी बहुत हाई है। इसका मतलब क्या है, मान के चलो मुझे ये माउस बनाना है, इस माउस को बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं अगर वो एक ही बंदे से आ रहे होंगे ज्यादातर, तो वो कल को रेट बढ़ा दे, कल को माल बेचना बंद कर दे या कुछ भी हो जाए, मेरा पूरा सप्लाई चेन खराब हो सकता है। अगर इंडिया चाइना टेंशन बढ़ती है और वो कहते हैं 50% टैरिफ लगेगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर लगेगा, मेरे कंपोनेंट्स महंगे हो जाएंगे जिसके चक्कर में मेरे को प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। बट बोट तो एक अफोर्डेबल ब्रांड है, वो ये चीज नहीं कर सकता। तो सप्लायर कंसंट्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आपने अगर एक ही सप्लायर पर रिलाई किया, वहां से कुछ भी कांड होता है तो आपका बिजनेस खराब हो सकता है। अब इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी एक वेंडर से ज्यादा क्वांटिटी में माल उठाते हो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट दे देता है। अगर आपको माल सस्ता मिलता है तो आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, जिसके चक्कर में आपके मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बोट के सेल्स इंजन की बात करके चले तो आज भी वो मेजॉरिटी ऑफ सेल मार्केट प्लेस से ही करता है। Amazon, फ्लिपकार्ट पे ही 55% इनका रेवेन्यू आता है। हाँ, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, ये 61 से 63% था जो कि इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी आज 12,000 रिटेल स्टोर्स पे है, क्रोमा पे है, विजय सेल्स के ऊपर है। इनकी 30% सेल ऑफलाइन भी आने लग गई है। बट फिर भी अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हो, ऐसा शार्क टैंक पे भी कहा जाता है, तो आपका बिजनेस बहुत रिस्की है। अगर कल को Amazon ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स निकाल दिए, जो कि निकालेगा, इस टाइम पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के चक्कर में रुका हुआ है, Amazon अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बना सकता। रीजन क्या है कि भाई इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर अगर आप कोई फॉरेन कंपनी हो तो ऑपरेट नहीं कर सकते। बट यूएस गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई ये इन्वेंट्री मॉडल इंडिया के अंदर चालू किया जाए। इस टाइम पे इन्वेंट्री मॉडल फॉर एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कशन चल रही है, तो हो सकता है इन्वेंट्री मॉडल फॉर इंडिया शुरू हो जाए। हमने पहले देखा था ना, Amazon के खुद के प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बिकते थे, उसके बाद सीसीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगवा दी कि भाई दिस इज नॉट राइट, उसके चक्कर में वो चीज रुक गई। बट अगर कल को फिर से प्राइवेट लेबल स्टार्ट होते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट के, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। जल्दी ही फ्लिपकार्ट का IPO आने वाला है, उसके लिए वो अपने डोमिसाइल को इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इन्वेंट्री मॉडल के ऊपर ढंग से आ पाएंगे। चलो इन्वेंट्री मॉडल की बात छोड़ो, अगर कोई सर्च एल्गोरिदम में डिफरेंस आता है या फिर कंपनी अपने कमीशन मॉडल को चेंज कर देती है या फिर कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है जो कि इनकी जैसी ऑफरिंग देता है बट बहुत ही ज्यादा VC बैक्ड होता है,
तो ये कैसे compete करेगी उनसे? क्योंकि कंपनी के पास कोई मोट नहीं है। अगर हम रेवेन्यू ट्रेंड को भी देखें तो कंपनी की ब्रांडिंग का कोई बहुत बड़ा फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर जितना रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, आज उतना रेवेन्यू भी नहीं रिपोर्ट कर पा रही है। जहां रेवेन्यू कंपाउंड होना चाहिए, ईयर बाय ईयर 20-30% बढ़ना चाहिए, वहां हम रेवेन्यू फ्लैट देख रहे हैं। मार्केट में शोर मचा पड़ा है, जहां पर कंपनीज लॉस के अंदर आईपीओ निकालती है। बोर्ड भाई प्रॉफिटेबल आईपीओ निकाल रहा है, ये इंडियन कंपनी है, बट भाई पैट मल्टीपल ऑलमोस्ट 160x का है। एप्पल 30x के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बड़े प्लेयर्स, बाकी प्लेयर्स की मान के चलो टेक इंडस्ट्री के अंदर 40 से 60x के अंदर कर रहे हैं। ऐसा बोर्ड क्या कर रहा है जिस चक्कर में इतना हायर मल्टीपल इनको देखने को मिल रहा है? कंपनी का कोई बिजनेस मॉडल चेंज नहीं हुआ है। पहले चाइना से माल मंगा के इंडिया में बेचा जाता था, अब चाइना से माल मंगा के इंडिया में पैक करके उसको बेचा जा रहा है। मार्केटिंग पहले भी करी जाती थी, अभी भी करी जाती है। कंपनी के बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वर्किंग कैपिटल। आईपीओ के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो वर्किंग कैपिटल का है। वो क्यों है? क्योंकि आपको माल खरीदना है, फिर इन्वेंट्री में रखना है, फिर उसको बेचना है। जून 2025 के डेटा की बात करके चले तो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 425 करोड़ से ज्यादा पहुंचती हुई दिखाई दी है। इसका मतलब यह है कि इतना पैसा आपका मार्केट में ही फंसा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाली बातें सारी की सारी छोड़ देते हैं कि भाई अभी स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, सबके सब गंजे को कंघी बेच देते हैं, चलता है सब कुछ। सबसे बड़े दो कंसर्न्स, अगर हम ऑडिटर के रिमार्क्स की बात करके चले तो उन्होंने बोला है बुक्स में मिसमैच है। जो कंपनी ने अपने बैंक्स में चीजें दिखाई है, जो इनके बुक्स में है, वो दोनों की दोनों मैच नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा कंप्लायंस इशू है। कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेस किया कि भाई हमको पैसा चाहिए छोटे काम के लिए, बट उस पैसे को डाल दिया लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा कंपनी एक्ट के हिसाब से जितना पैसा डायरेक्टर्स को देना चाहिए था उससे ज्यादा पैसा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी सही नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद में खबर निकल के आती है कि भाई कंपनी के जो सीईओ है और सीएमओ है, अमन गुप्ता और समीर जी, दोनों के दोनों कंपनी को छोड़ रहे हैं। वो कोई सैलरी या फिर सिटिंग फीस नहीं लेने वाले, बट ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद में उनका कंपनी छोड़ के जाना इस बहुत बड़ा कंसर्न मेरे हिसाब से। और खाली इनका नहीं, कंपनी का एट्रिशन रेट 34% है भाई। मतलब एक साल के अंदर 34% लोग छोड़ के चले जाते हैं कंपनी को। मतलब टैलेंट रिटेंशन है ही नहीं। कंपनी ने ईसॉप्स वगैरह देके भी देख लिए, बट एम्प्लॉयज नहीं रुक रहे। एक जगह मैं पढ़ रहा था, कंपनी का कल्चर बदल गया है, लोगों को काम करने में मजा नहीं आ रहा है कंपनी में। शायद यही रीजन है अमन गुप्ता ने बोला कि आई एम आउट। बट यहां पर सवाल निकल के आता है कि कंपनी इतना हाई प्रीमियम जस्टिफाई भी करती है? क्या कंपनी का फ्यूचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी? मुझे नहीं पता, आप बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की केस स्टडी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।